नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप ये बुलेटिन सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मद्रास हाईकोर्ट में टीएमके नेता की एक वोट से हार पर आज सुनवाई। असम में आज एनडीए की बैठक, 12 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। विधानसभा अध्यक्ष। कर्नाटक के मंत्री डी सुधाकर का बेंगलुरु में लंबी बीमारी के बाद निधन। ईरान की अमेरिका को नई धमकी, किसी भी हमले का जवाब बड़े पैमाने पर देंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन, तमिल एक्ट्रेस सनम शेट्टी समेत कई दिग्गज हस्तियां पहुंची। इसके अलावा विजय को जिन दलों ने समर्थन दिया है उनके नेता भी समारोह में शामिल हुए। दरअसल विजय की पार्टी के पास बहुमत नहीं था। 234 सदस्य विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायक जरूरी थे और टीवीके को अब कुल 120 विधायकों का समर्थन मिला है। इनमें कांग्रेस के 5, सीपीआई 2, सीपीएम 2, बीसीके 2 और आईयूएमएल के 2 विधायक शामिल हैं। इन पार्टियों ने टीवीके को बिना शर्त समर्थन दिया है। विजय के साथ ही उनकी पार्टी टीवीके के 9 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इनमें शामिल नहीं है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। मीडिया रिपोर्टों में टीवीके के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कुल 9 मंत्रियों और मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। विजय के अलावा आदव आनंद, सीटीआर, निर्मल कुमार और अरुण राज जैसे अहम टीवीके नेताओं ने आज शपथ ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है। टीएमके नेता केआर पेरिया करुप्पन ने चुनाव नतीजे को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। पेरिया करुप्पन तिरुपत्तूर सीट पर सिर्फ एक वोट से चुनाव हार गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार टीवी के उम्मीदवार श्रीनिवासा सेतुपति को 83,375 वोट मिले थे। वहीं पेरिया करुप्पन को 83,374 वोट हासिल हुए थे। टीएमके नेता ने वोटों की दोबारा गिनती पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हुई। याचिका में सेतुपति को विश्वास मत में शामिल होने से रोकने की मांग की गई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मद्रास हाईकोर्ट रविवार को विशेष सुनवाई करेगा। जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी और जस्टिस एन सेंथिल कुमार की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। यह मामला तमिलनाडु की नई सरकार के लिए राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। असम में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को गुवाहाटी पहुंचे। इस बीच असम विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत तैमारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि रविवार को एनडीए की बैठक है और उससे पहले सभी बीजेपी विधायक यहां पहुंचेंगे। इस चर्चा के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। स्पीकर तैमारी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को होगा। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी या कोई बदलाव होगा। गौरतलब है कि असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 102 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 21 सीटें जीती हैं। कर्नाटक सरकार के मंत्री डी सुधाकर का रविवार तड़के निधन हो गया। वे लंबे समय से फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थे। 66 वर्षीय सुधाकर का इलाज बेंगलुरु के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा था। पीटीआई ने अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन का हवाला देते हुए निधन की पुष्टि की। सुधाकर कर्नाटक सरकार में योजना और सांख्यिकी मंत्री थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि सुधाकर जन सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित नेता थे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने उनके निधन को बड़ा व्यक्तिगत नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि सुधाकर हमेशा अपने क्षेत्र के विकास की चिंता करते थे। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य ने एक जिम्मेदार प्रशासक और समर्पित नेता खो दिया है। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को बड़ी जीत मिली है। हालांकि कांग्रेस अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं कर सकी। पार्टी सूत्रों के अनुसार अंतिम फैसला सोनिया गांधी लेंगी। दिल्ली में शनिवार को 3 घंटे लंबी बैठक हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केरल के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन सबसे आगे बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर विधायक वेणुगोपाल के समर्थन में हैं। हालांकि पार्टी सभी नेताओं के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार हाईकमान को सौंप दिया है। केरल में सरकार गठन की आखिरी तारीख 23 मई तय है। ऐसे में पार्टी अगले 24 से 48 घंटों में फैसला कर सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा से जुड़े पदों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। वो कोलकाता के पालीगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं और उन्होंने विधानसभा चुनाव में 61,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। पार्टी ने थानेखाली विधानसभा सीट से विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधानसभा सीट से विधायक नयना बंदोपाध्याय को विपक्ष की उपनेता घोषित किया है। वहीं फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। टीएमसी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। टीएमसी ने एक्स पर लिखा कि हम इन नेताओं को बधाई देते हैं और बंगाल के लोगों के हित में समर्पण के साथ काम करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आतंक का राज शुरू हो चुका है। आतंक के खिलाफ हमारी नैतिक और राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। मैं सभी गैर बीजेपी राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील करती हूँ। मैं एनजीओ और दूसरे निष्पक्ष मंचों से भी इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह करती हूँ। विपक्ष के सभी राष्ट्रीय नेताओं ने मुझसे संपर्क किया है। मैं राष्ट्रीय दलों के साथ साथ वामपंथी और अति वामपंथी दलों से भी बंगाल और दिल्ली में एकजुट होने की अपील करती हूँ। अगर कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर मुझसे बात करना चाहता है तो मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का लंबे समय से रुका हुआ विस्तार रविवार को होगा। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने कैबिनेट विस्तार को मंजूरी दे दी है। शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के जन भवन में दोपहर 3 बजे होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम कोलकाता से लखनऊ लौटे थे और उन्होंने लौटते ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राज्य कैबिनेट में भी मुख्यमंत्री सहित 54 मंत्री मौजूद हैं। नियमों के अनुसार कैबिनेट में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ पुराने मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। उन्हें बिजली मंत्रालय मिलने की चर्चा तेज है। दरअसल स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर विवाद के बाद AK शर्मा का विभाग बदला जा सकता है। इसके अलावा संभावित नामों में आशा मौर्य, सुरेंद्र दिलेर, गोविंद नारायण शुक्ल और श्रीकांत शर्मा भी शामिल बताए जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि यूक्रेन युद्ध खत्म हो सकता है। मॉस्को में विजय दिवस समारोह के दौरान पुतिन ने कहा कि यह मामला अब खत्म होने वाला है। उनकी यह टिप्पणी युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा संकेत मानी जा रही है। रूस और यूक्रेन ने अमेरिका के समर्थन से 3 दिन का संघर्ष विराम शुरू किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के 1000 युद्ध बंदियों को रिहा करने पर भी सहमति बनाई है। पुतिन ने अपने भाषण में रूसी सैनिकों की तारीफ की और नेटो पर हमला बोला। पुतिन ने कहा कि स्थायी समझौते के बाद ही व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात संभव होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लंबा संघर्ष विराम लागू करने की अपील की है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। IRGC ने कहा कि ईरानी तेल टैंकरों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा और किसी भी हमले का जवाब इस क्षेत्र में मौजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जवाबी हमले के रूप में दिया जाएगा। यह चेतावनी होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास तनाव जारी रहने के बीच आई है। सरकारी समाचार एजेंसी IRIB न्यूज ने IRGC के नौसेना कमांडरों के हवाले से कहा कि ईरानी तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर किसी भी हमले का जवाब इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों में से किसी एक और दुश्मन के जहाजों पर बड़े पैमाने पर हमले करके दिया जाएगा। हालांकि दोनों पक्षों ने हाल के दिनों में सीमित गोलीबारी की खबरें दी हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि संघर्ष विराम अभी भी लागू है। IRIB द्वारा जारी एक अलग बयान में एक वरिष्ठ ईरानी कमांडर ने कहा कि तेहरान की सैन्य संपत्तियां पूरी तरह तैयार हैं। जनरल सरदार मौसवी ने कहा कि IRGC की मिसाइलें और एयरोस्पेस ड्रोन इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और हमलावर दुश्मन जहाजों पर लॉक यानी निशाना साधे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम गोलीबारी शुरू करने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अभी के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.